मैं सिर्फ 12 साल का था जब मेरी शादी 9 साला बच्चे से कर दी गई। हम एक कमरे में सोने लगे। मेरे रिश्तेदार मुझसे सुहागरात के बारे में पूछने लगे। जब मैं कुछ न बता पाया तो वो कहने लगे, क्या तुम नामर्द हो? उन्होंने मुझे सुहागरात के बारे में सब समझाया। रात जब मैंने वो सब किया तो मेरी चीखें। मेरी उम्र 12 साल थी जब मेरा निकाह मेरी कजिन मलाइका से बड़ी कम उम्री में कर दिया गया। वो बेचारी इस वक्त सिर्फ 9 साल की थी। ठीक से अपना नाम भी लिखना नहीं आता था। मेरे चिच्चा ने इसका हाथ पकड़कर इसका अंगूठा नीली सियाही में भिगोया और निकाह नामा पर लगा दिया। फिर मेरे अब्बा ने भी ऐसा ही किया। यूं हम दोनों का निकाह हो गया था, बल्कि रुखसती भी हो चुकी थी। न मैं जानता था कि बीवी क्या होती है और न इसे पता था कि शौहर किसे कहते हैं। हमारे गांव में बस ऐसे ही रीति रिवाज थे। वो शलवार कमीज पहने और घूंघट वाला दुपट्टा सर पे लिए, गले में माला, माथे पर लगी बिंदिया और हाथों में ढेर सारी चूड़ियां पहने उलझी उलझी सी थी। मेरे सर पर भी सहरा बांध रखा था जिस पर फूल कलियां लटक रहे थे। मैं तब कोफत का शिकार था। रुखसती करा के मैं मलाइका को अपने घर ले आया। याद आया मैं तो आपको अपना नाम बताना ही भूल गया। मेरा नाम उमर है। अम्मी बताती है कि जब मलाइका पैदा हुई तभी इसको मेरे नाम कर दिया गया था। बहरहाल रुखसती के वक्त मलाइका ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, अम्मा को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं ताई के घर पर नहीं जाऊंगी। मेरी चच्ची कहने लगी कि तुम्हारी शादी हो गई है और शादी के बाद तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना होता है। वो कहने लगी, मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। अम्मा मैं नहीं जा रही। इसने रोना शुरू कर दिया। ताई ने इसके मुंह पर जो मेकअप किया था वो इसके आंसुओं से धुलने लगे। बहरहाल वो रोना धोना मचाकर और इस बात पर राजी हुई थी कि गुड़ी और गुड़ा लेकर ही ताई के घर जाएगी। वो मेरे घर आई तो मैंने सबसे पहले घर आते ही अपना सहरा उतार कर एक तरफ फेंका था। गर्मियों के दिन थे और मैं तो सहरे को पहनकर ना जाने किस अजाब में फंस गया था। मैंने कहा, अम्मा मुझे भूख लगी है। अम्मा ने कहा कि अच्छा दे रही हूँ, खाना बारात में क्यों नहीं खाया तूने? मैंने कहा, इस सहरे में खाना खाया जाता है। अम्मा मुझे खाना देने लगी क्योंकि चच्ची ने खाना बांधकर हमारे साथ ही भिजवाया था। मैं खाना खा रहा था और सामने मलाइका अपनी गुड़ी और गुड़े के साथ खेल रही थी। मेरी आंखों में नींद उतरने लगी तो अम्मा ने मुझे कमरे में भेज दिया। अलबत्ता मलाइका को वो अपने साथ सुलाने लगी। जब मैंने देखा कि अम्मा मलाइका से कहने लगी कि आज के बाद बर्तन तुम धोगी। इस वक्त वो 9 साल की थी। कहने लगी, ताई अम्मा मुझे तो बर्तन धोने नहीं आते। मेरी माँ कहने लगी, अच्छा मैं सिखा दूंगी। तो अम्मा ने इसको बर्तन मांजने सिखाए थे। ये इसका पहला काम था कि इसने हमारे घर पर करना शुरू किया। मैं स्कूल पढ़ता था। जब स्कूल गया तो लड़कों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था। आगे छोटे दुल्हे मियाँ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई थी। मैं नहीं जानता था कि यूं कम उम्री में शादी करना मेरे लिए एक मजाक बन जाएगा। लड़के मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे तू तो चंद साल में ही बाप बन जाएगा। ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने घर आकर जब अम्मा को बताया तो अम्मा कहने लगी, पागल, इस बात पर गुस्सा करने वाली क्या बात है? मैंने कहा, अम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। लड़के मेरा मजाक बहुत उड़ाते हैं। वो कहती, उड़ाने दो, अब किसी की खातिर हम अपने रीति रिवाज थोड़ी बदल सकते हैं। मलाइका सारे घर के बर्तन मांजकर एक तरफ रख के कहने लगी, अम्मा अब मैं अपने गुड़ा और गुड़ी के साथ खेल लूं? वो कहने लगी, हाँ खेल लो। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मेरी मलाइका के साथ बनती नहीं थी। जब भी मैं इसके गुड़ी या गुड़े को हाथ लगाता वो रोने पीटने लग जाती कि तुम तोड़ दोगे, मेरे गुड़े गुड़ी को हाथ मत लगाओ। मैं इसे कहता कि मुझे भी अपने साथ खेलने दो, लेकिन वो नहीं मानती थी। वक्त यूं ही आगे बढ़ने लगा था कि जब मैंने बचपन से जवानी में कदम रखा तो मेरे जज्बात और सोच बदलने लगी। अपने मुखालिफ जिन्स में मुझे दिलचस्पी होने लगी। मैं 16 साल का हो गया था और मलाइका 14 साल की। अब तो अम्मा के साथ वही से काम करने लगी थी। मैं कुछ लड़कों के साथ उठने बैठने लगा। वो लड़के कुछ आवारा से थे। एक बार मुझसे कहने लगे, तुम तो शादीशुदा हो, चलो ये बताओ बीवी के साथ सुहागरात मनाई है या नहीं? मेरे लिए ये अल्फाज बिल्कुल अनजान थे। मैंने कहा, वो क्या होती है? वो कहने लगे, तुझे ये नहीं पता तो तुमने शादी क्यों की है? मैं कहने लगा कि वो तो मेरे अब्बा ने कर दी थी।
मेरे दोस्त कहने लगे, चल आज दिखाते हैं कि शादी के बाद सुहागरात कैसे मनाते हैं। इनकी ये बात सुनकर मुझे कुछ हैरत हुई। वो मुझे ये कैसे घर के बाहर ले गई, जिस घर में अभी कुछ देर पहले ही शादी हुई थी। इन लड़कों ने ये कमरे के सामने खड़े होकर बंद खिड़की को खोला और अंदर का मंजर देखने लगे। कहने लगे, चल अब तू भी देख। मैं इस वक्त इतना भी बड़ा ना था, लेकिन जो मंजर मैंने खिड़की के अंदर देखा, मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं फौरन से पीछे हट गया। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं देखना। अब्बा यहाँ आ गया तो मुझे बहुत मारेगा। ये कहकर मैं घर आ गया। लेकिन मेरे वो दोस्त बार बार मुझे बीवी के करीब रहने के लिए उकसाते थे। कहते थे, क्या तू नामर्द है जो तुझे बीवी को देखकर कुछ नहीं होता। इनकी बेहुदा बातों को सुन सुनकर मेरी नजर मलाइका पर अलग अंदाज से उड़ने लगी। मुझे वो अच्छी लगने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर ये खौफ भी मेरे अंदर मौजूद था कि अगर मैंने इसके साथ कुछ भी करना चाहा तो वो अम्मा को बता देगी। मैं मैट्रिक कर चुका था, कॉलेज हमारे गांव में था नहीं, इसलिए अब्बा ने मुझे शहर के हॉस्टल में डाल दिया। हम लड़के आपस में हर किस्म की बातें करते थे, इसलिए मुझे काफी बातों का इल्म हो गया था। जब भी मैं छुट्टी पर गाँव जाता, अपने काम मलाइका से कहता, लेकिन वो वैसी ही थी। कहती, तुम्हारी मुलाजिमा नहीं हूँ जो तुम्हारे काम करो। मैं 20 साल का हो चुका था और 12वीं जमात में पढ़ता था। नाज की वैसी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आने लगता। मैं इसका शौहर था, इसे मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए थी। मैं अब इससे गुस्से से देखने लगा। मैंने कहा, पूरे 1 हफ्ते में बस 1 दिन के लिए घर आता हूँ, तुम मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकती। वो कहने लगे कि इतने सारे तुम्हारे धोने वाले कपड़े होते हैं, वो भी इतने गंदे। क्या वहाँ मजदूरी करते हो? 2 घंटे लगते हैं मुझे सिर्फ तुम्हारे कपड़े हाथ से धोने में। मैंने कहा, कोई एहसान तो नहीं करती हो मुझ पर, ये तुम्हारा फर्ज है। वो कहने लगी, मुझसे नहीं होता ये सब। वो मेरे कपड़े तय करके रख रही थी। जब मैंने इसे अपनी एक शर्ट इस्त्री करने के लिए कहा था, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया। मैं अभी बाहर अपने दोस्तों से मिलकर आया था। वो मेरे कमरे में थी, मेरे कपड़े तय करके मेरे बैग में रख रही थी। मैंने पूछा, अम्मा कहाँ है? कहने लगी, अम्मा और बाकी सब खाला के घर गए हैं। यह सुनकर मेरा दिल अंदर से फिसलने लगा था। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही मैं इसके पास आया, वो अपने काम में मगन थी। इसे गौर से देखने लगा। इसके बाल इसकी कमर तक आने लगे थे। बेनियाजी से दुपट्टा इसने गले में पहन रखा था। मैंने इसका हाथ लिया, वो बुरी तरह से चौंकी थी। मैंने कहा, दिखाओ अपने हाथ। मेरे कपड़े धोने से तुम्हारे हाथ कितने घुस गए हैं? इसने फौरन से अपना हाथ मेरे हाथ से खींचा था। फिर कमरे का दरवाजा बंद देखकर मुझे हैरत से देखने लगी। फिर कहने लगी, दरवाजा क्यों बंद किया है तुमने? मैंने कहा, तुम्हें कुछ बताना था। कहने लगी, क्या? मैंने फिर से इसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा, तुम जानती हो तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? कहने लगी, क्या तुम्हें नहीं पता? हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा, जानता हूँ, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। कहने लगी, तुम मेरे ताए आजाद हो। मैं कहने लगा, इसके अलावा भी कुछ हो। मेरी नजरों में वो रफ्तगी भरी थी। वो कुछ नर्वस हुई थी। फौरन से कमरे का दरवाजे के पास जाने लगी, लेकिन मैंने इसका बाजू पकड़ लिया। दिल अजीब अजीब से ख्वाहिशात करने लगा था। कम बखत जब से लड़कों के मुंह से मैंने इनकी गर्लफ्रेंड की बातें सुनी थी, जी चाहता था मैं भी वैसा ही करूं। और वो तो फिर मेरी बीवी थी। मैंने इसे अपनी जानिब खींचा था। वो बेसाखिता मेरे साथ लग गई। मत पूछे, दिल में और धम से मच गई थी। मैंने इसे अपने हिसार में ले लिया। मैंने कहा, मैं तुम्हारा शौहर भी हूँ। जानती हो शौहर क्या होता है? मेरा यह कहना था कि वो मेरे हिसार में कस मसाने लगी। कहने लगी, उमर मुझे छोड़ो वरना अम्मा को बता दूंगी। मैंने कहा, मेरी बात का जवाब दो। जानती हो शौहर क्या होता है? इससे पहले कि मैं कुछ और बेखुदी में आगे बढ़ता, इसने मुझे पूरी कुव्वत से धक्का दिया था। मैं पीछे जा गिरा था। वो फौरन से कमरे से बाहर निकल गई। मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मैंने कहा, मलाइका की बच्ची, आज नहीं बचोगी मुझसे। वैसे भी अम्मा घर पर नहीं है। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकला, बाहर का मैं गेट खुला हुआ था। वो शायद बाहर जा चुकी थी। बाहर इसकी सहेलियां थी, शायद वो वहां चली गई थी। लेकिन मुझे बेचैन कर गई थी। मेरे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से सुनाते थे, हालांकि मेरी ही उम्र के थे, लेकिन इतनी सी उम्र में इनकी लड़कियां से दोस्ती थी। गर्लफ्रेंड के साथ वो रेस्टोरेंट में जाते थे, इन्हें पहुंच भी कराते थे और बहुत कुछ करते थे। कभी इनके साथ पार्कों में चले जाते, कभी कोने में बैठकर दरख्त के होठ में बड़ा कुछ करते थे।
मैं ये सारी बातें सुनता तो मुझे बुरा नहीं लगता था, बल्कि अच्छा लगता था। शायद मेरी उम्र कुछ ऐसे हिस्से में आ पहुंची थी कि ये सब कुछ बड़ा दिलचस्प सा लगता था। जब अम्मा पड़ोस से वापस आई तो मलाइका भी इसी वक्त पहुंची। मुझे ये डर था कि कहीं अम्मा के सामने जबान ना खोल दे। अम्मा कहने लगी कि रात का खाना बनाया है मलाइका तुमने? इसने कहा नहीं अम्मा। कहने लगी क्यों नहीं बनाया? मैं तुम्हें कहकर गई थी। कहने लगी वो उमर। मैंने कहा अम्मा वो मेरे कपड़े तय कर रही थी। फिर इसकी सहेली ने इसको आवाज दे दी। मैंने इससे कहा था कि जाओ अपनी सहेली के घर चली जाओ। अम्मा कमर पर हाथ रखे कहने लगी, तूने किस खुशी में इसको भेजा था? अब खाना कौन पकाएगा? एक तो मैं थक हार कर घर पहुंची हूँ और अब हांडी मेरे सर पर पड़ी है। पता नहीं ये लड़की कब घर संभालना सीखेगी। मैंने कहा अम्मा इसकी उम्र तो देखो, इतनी बड़ी थोड़ी है। अपनी रिमशा जितनी तो है। रिमशा तो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती। आपने सारे काम मलाइका के सर पर डाल रखते हैं। अम्मा कहने लगी, तुम इसकी ज्यादा हमदर्दी नहीं करने लगी। ये इस घर की बहू है तो ये सारे काम करेगी ना। बेटियां तो वैसे भी पराई होती हैं। मायके में सुख के 4 दिन गुजार ले, बस वही इनके सुख के दिन होते हैं। ससुराल वाले थोड़े इतने नखरे बर्दाश्त करते हैं। मैंने कहा तो चंद दिन इसे भी इसके मायके भेज दिया करें। मेरा यह कहना था कि मेरी माँ मुझे गुस्से से देखने लगी। कहने लगी, तुझे हुआ क्या है? तुम्हें ज्यादा अपनी बीवी की हमदर्दी हो रही है। मैंने कहा मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। अम्मा मलाइका से कहने लगी, चल जल्दी से प्याज लहसुन और अदरक काट दे। वो जल्दी से सब्जी काटने लगी। बार बार मुझे गुस्से वाली निगाहों से देख रही थी। अगले ही रोज मैं हॉस्टल चला गया, लेकिन यह हफ्ता मेरा बड़ा मुश्किल से कटा था। अब की बार मैंने गाँव आने से पहले बहुत सारी कांच की चूड़ियां खरीदी थी। पहली बार मलाइका के लिए कुछ लेकर जा रहा था। जब मैं घर आया तो अम्मा को कढ़ाई वाली शाल दी, अपनी बहनों को भी चूड़ियां दी। अलबत्ता मलाइकी की चूड़ियां मैंने अपने सामान में ही रहने दी। ये सोचा कि इसे अपने हाथ से पहनाऊंगा। अव्वल तो वो मुझे अकेले मैसर ही नहीं थी, हर वक्त किसी न किसी के साथ रहती थी। और अब तो वो मुझसे घबराने लगी थी। जहां मैं होता फौरन से वहां से भाग जाती। मैं बस जब भी छुट्टी पर गांव जाता दिल में यही दुआ करता कि अम्मा कहीं आस पड़ोस में किसी घर चली जाए। एक दिन वो मेरे कपड़े धो रही थी और अम्मा इस वक्त अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। छोटी बहन भाई गली में खेल रहे थे। जब मैं इसके पास आकर बैठ गया, वो डंडे मार मार कर मेरे कपड़े धो रही थी। मुझे अपने पास बैठा देखा तो कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बात सुनो, कपड़े धोने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहने लगी, मैं नहीं आऊंगी, तुम बहुत बदतमीज हो। मैंने इससे कहा कि तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत तोहफा लाया हूँ, मेरे कमरे में आओगी तो दिखाऊंगा। कहने लगी, पहले कसम खाओ, जो पहले तुमने किया था वो नहीं करोगे। मैंने कहा, तुम आओ तो सही, नहीं करूंगा। तो वो कहने लगी, कपड़े धोकर आती हूँ। मैंने जब देखा कि वो कुछ नरम पड़ी है तो मैं अपने कमरे में चला गया। कांच की चूड़ियों के साथ मैं इसके लिए चांदी का एक छल्ला भी लेकर आया था। मैं इसका मुंतजिर भी था। 1 घंटे के बाद वो आई थी। इसके आधे कपड़े पानी से भीगे हुए थे। शायद कपड़े रस्सी पर डालकर सीधा मेरे कमरे में ही आई थी। कहने लगी, जल्दी जल्दी तोहफा दिखाओ। क्या लाए हो? मुझे रात के लिए हंडी भी चढ़ानी है। अम्मा उठ गई तो बहुत डांटेगी। मैंने कहा, पहले कमरे का दरवाजा बंद करो। कहने लगी, ना बाबा ना, दरवाजा बंद नहीं होगा, ऐसे ही खुला रहेगा। मैं उठा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा, अगर अम्मा ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। मैं कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद अलमारी की तरफ चला गया। अलमारी से कांच की चूड़ियां निकाली और चांदी का छल्ला निकाला। सुर्ख रंग के कांच की चूड़ियां देखकर इसकी आंखें चमकी थी। मैंने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि लड़कियों के लिए तोहफे लेकर जाओ तो बदले में वो बड़ा कुछ करने इजाजत दे देती हैं। वो कहने लगी, उमर ये तो बहुत प्यारी है, क्या सच में तू मेरे लिए लाया है? मैंने कहा, हाँ तुम्हारे लिए ही लाया हूँ और हर बार तुम्हारे लिए ऐसे ही तोहफे लाऊंगा। इससे पहले कि वो चूड़ियां पहनती, मैंने इसके हाथ में वो चूड़ियां खुद पहनाई, चांदी का छल्ला भी पहनाया। वो बार बार चूड़ियां खन खनाती हुई बड़ी खुश थी। कहने लगी, तुम बहुत अच्छे हो उमर। पहली बार इसके मुंह से मैंने अपनी तारीफ सुनी थी। इससे पहले कि मैं कोई बात करता, अम्मा इसे आवाजें देने लगी। अम्मा की आवाज सुनकर तो जैसे इसकी रंगत फीकी पड़ जाती थी। फौरन से कमरे से बाहर निकल गई।
रात को बर्तन हुए जब इसके हाथ में चूड़ियां खनक रही थी। इसके चेहरे पे बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अम्मा कहने लगी कि इतनी ढेर सारी चूड़ियां तुम्हारे पास कहाँ से आई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैंने कहा अम्मा मैं लेकर आया था। मेरी बात सुनकर अम्मा और अब्बा दोनों ने मुझे देखा था। कहने लगी तू कब लेकर आया और क्यों लेकर आया। मैंने रिमशा के लिए भी तो लेकर आया, आपके लिए भी चादर लेकर आया था, कढ़ाई वाली। तो जब आपने एतराज नहीं किया। अब्बा कहने लगे हाँ हाँ अच्छा किया। फिर कहने लगे तेरी पढ़ाई कब खत्म होगी। मैंने कहा बस 2 साल में। वो कहने लगे बस जैसे ही तेरी पढ़ाई खत्म होगी हम तेरी रुखसती करवा देंगे। ये सुनकर मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था। अम्मा कहने लगी ऐसे कैसे करा देंगे। अरे जब तक अच्छे से नौकरी नहीं मिल जाती ऐसा कुछ नहीं करना। शादी कोई खेल थोड़ी है, जिम्मेदारी होती है। अभी तो इसके अपने बहन भाई छोटे छोटे हैं, इन सब का भी सहारा बनना है। आखिर इतना खर्च करके हम तालीम क्यों दिलवा रहे हैं। मेरे वालिद कहने लगे कल को अपने मुंह से कहेगा तो क्या अच्छा लगेगा। हो जाएगा सब कुछ, अभी अभी तो पूरा हो रहा है। लेकिन मेरी अम्मा कहने लगी अभी मैं 5 साल तक कोई रुखसती नहीं कराऊंगी। जब तक नौकरी ना कर ले, पैसे ना जमा कर ले, तब तक कोई रुखसती की नहीं होगी। मैं चुप सा हो गया। अम्मा भी अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। बस एक मलाइका थी जिसके काम कभी खत्म ही नहीं होते थे। अभी भी सहन में झाड़ू दे रही थी। अब्बा अभी अपने काम पर जा चुके थे। घर में कोई नहीं था। मैंने इसका हाथ पकड़ा और इसके हाथ से झाड़ू पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। मैंने कहा इधर आओ, मेरे पास बैठो। वो कहने लगी क्या है। मैंने कहा तुम मुलाजिमा नहीं हो इस घर की। कभी कभी तो मुझे इस पर बड़ा तरस आता था। ना इसे तालीम दिलवाई थी, ना ही इसे पढ़ना लिखना आता था। जबकि मेरी बहन स्कूल भी पढ़ने जाती थी और किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी। और ये वो थी, इतनी सी उम्र में सारे काम अम्मा ने इसके कंधे पर डाल दिए थे। अम्मा चाहती थी कि वो बस काम ही करती रहे और मैं कमाता रहूं। मैंने कमरे में ले जाके दरवाजा बंद कर दिया। इसे अपने साथ अपने बेड पर बिठाया। मैंने कहा मुंह में जबान नहीं है तुम्हारे, चुपचाप सारे काम करती रहती हो। कभी कभी अम्मा को मना कर दिया करो। कहने लगी मैं नहीं मना कर सकती क्योंकि इनको गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा तो कहने लगी उम्र में ऐसा नहीं कर सकती। ये कहने के बाद इसकी आंखों में नमी उतरी थी। मैंने कहा क्या बात है मुझे बताओ। मलाइका ने अपना बाजू ऊपर किया। इसके हाथ पर जख्म का निशान था। मैंने कहा ये क्या है। कहने लगी ताई अम्मा ने गरम गरम चिमटा लगाया था क्योंकि रोटियां जल गई थी। ये देखकर मेरा दिल अंदर से काम का रह गया था। इसके बाद वो रोने लगी। मुझे अपने माँ पर बेतहाशा गुस्सा आया था। मैंने अपने हाथों से इसके आंसू साफ किए। मैंने कहा तुमने अब्बा को नहीं बताया। कहने लगी ताई अम्मा मेरी जान निकाल दी। कहती है कि ढंग से काम सीखो। मैं करती तो हूँ सब ढंग से, अब मुझसे नहीं होता तो क्या करूँ। मैंने कहा ऐसा करो अपने कमरे में जाओ, जाके अपने कपड़े पैक करो। शहर जाने से पहले मैं तुम्हें चची के घर छोड़कर आऊंगा और अब्बा से भी कह दूंगा कि 8 दिन तुम्हें लेने नहीं जाए। कहने लगी सच में उमर तुम मुझे मेरी अम्मा के घर छोड़ने जाओगी। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं छोड़ूंगा, चलो जाओ अपने कपड़े रखो। वो बड़ी खुश थी। जैसे ही इसने कपड़े पैक किए मैं भी अपना बैग तैयार कर चुका था। अम्मा उठकर बाहर आई। कहने लगी अभी तक सहन में झाड़ू नहीं दिया। मैंने कहा अम्मा मैं इसको चची के घर छोड़ने जा रहा हूँ और 8 दिन ये वही रहेगी। अम्मा कहने लगी तुम कौन होते हो फैसला करने वाले। मैंने कहा इसका शौहर, मुझे हक है इस बारे में फैसला करने का। अम्मा कहने लगी तुझे जूतियां लगाऊंगी, सारा बड़प्पन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। मैंने कहा अब्बा से मैं बात कर चुका हूँ, इन्हें कोई एतराज नहीं है। कहने लगी कि तुम्हें इतनी हमदर्दी का बुखार क्यों पड़ रहा है। सब जानती हूँ मैं कौन से जज्बात तुम्हारे अंदर उबल पैदा कर रहे हैं। मैंने कहा कोई भी जज्बात नाजायज नहीं है और आप ही के पैदा किए हुए हैं। कहने लगी मैं तो इसे बड़ा सीधा साधा समझती थी, बड़ी तेज निकली है ये तो। मुझे इसने कुछ नहीं कहा, मैं अंधा नहीं हूँ। मुझे नजर आता है क्या ये हमारी रिमशा से भी 3 महीने छोटी नहीं है। आपने सारे कामों की जिम्मेदारी इस पर डाल रखी है। क्या ये इंसान नहीं है, इसे आराम की जरूरत नहीं है क्या। अम्मा कहने लगी जाओ जहाँ जी चाहे छोड़ो और लेकर भी खुद आना। मैं नहीं जाऊंगी इसे लेने। मैंने कहा मत जाएगा, मैं शहर से वापस आऊंगा तो इसको लेता हुआ आऊंगा। चलो मलाइका। मैं इसे बाहर ले आया। इस वक्त सर्दियों की इब्तिदा थी। सूरज की तपिश भी नहीं थी। मौसम बहुत अच्छा था।
मैं पहले इसे बाग में ले गया, अपना और इसका सामान एक तरफ रखा। बाग में केनों की दरख्त लगे हुए थे, लेकिन सब कच्चे थे, कोई कोई फल पका हुआ था। वो कहने लगी, कितनी खूबसूरत जगह है ये। मैंने कहा हाँ। हाय तो कहने लगी, मुझे दरख्त से पीले रंग का केनो उतार दो। मैंने इसकी फरमाइश पर दरख्त पर चढ़ के केनो उतार कर इसको दे दिए। वो बेहद खुश थी। कहने लगी, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा मेरा ख्याल रखते हो, मेरी खातिर अम्मा से भी उलझते हो। मैंने कहा, लेकिन तुम अच्छे नहीं हो। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखने लगी। कहने लगी, मैंने क्या किया है? मैंने कहा, मेरा ख्याल नहीं रखती। कहने लगी, झूठ मत बोलो, तुम्हारे सारे कपड़े अपने हाथों से धोती हूँ। मैंने कहा, वो तो सबके धोती हो। कहने लगी, तुम्हारे कपड़े इस्त्री भी करती हूँ, तुम्हारा सामान भी तय करती हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ तो करती हूँ। मैंने कहा, ये सब नहीं, कुछ और करोगी? वो बोली, और क्या करूँ? मैं इसे एक दरख्त के पीछे ले गया। इस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि अगर तुमसे कुछ मांगू तो क्या दोगी? कहने लगी, क्या? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, बहुत कुछ है। मैंने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा कि इस पर अपने होठों का लम्स दे दूं। मेरी फरमाइश पर इसके चेहरे की रंगत उड़ी थी। मैंने कहा, बस इतनी मोहब्बत है तुम्हें मुझसे? कहने लगी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे 8 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। वो जल्दी से अपना सामान के घर छोड़ गई। तुम्हें जाना भी तो है। मैंने कहा, जाना था। अगली बार तुम्हारे लिए एक और कीमती तोहफा लाऊंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगी? ये कहते हुए मैंने इसका हाथ पकड़ा और इसका हाथ अपने होठों पर लगा दिया। इसने फौरन से अपना हाथ पीछे हटाया। मैंने कहा, मेरे इस तोहफे को हमेशा याद रखना। 8 दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे तुम्हारे। वो बेहद नर्वस हो रही थी। मैंने कहा, सुनो, मेरे बारे में सोचती हो? इसने नहीं में सर हिलाया। मैंने कहा, सोचा करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचने लगा हूँ। मेरे पेपर्स होने वाले थे। पूरे 2 महीने में गांव में नहीं आ सकता था। मैंने चच्ची के घर इसको छोड़ा तो चच्ची बहुत खुश थी। बार बार मेरी बड़ी बुलाएं ले रही थी। कहने लगी, जब भी मैं भाभी से कहती हूँ मलाइका को 2 दिन के लिए भेज दे, तो कहती है उमर ने मना किया है। सालों ही गुजर जाते हैं। घड़ी तो घड़ी ये बस भाभी के साथ ही आती है और मिलके चली जाती है। मैंने कहा, अब्बा आप इसे रखें, 8 दिन के बाद अब्बा आकर ले जाएंगे। चची बहुत खुश थी और इसके बहन भाई भी इसके साथ लग गए थे। लेकिन वो मुझे देख रही थी, मुस्कुरा भी रही थी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जब मैं आऊंगा तो मेरी मलाइका मुझे एक रोज ऐसे मिलेगी। मैं इसे मुस्कुराता छोड़कर गया था। अपने इम्तिहानात के चक्कर में बस रात को ही कुछ फुर्सत मिलती थी। आंखें बंद करता तो मलाइका का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आने लगता। मैं बड़ी बेचैनी से गांव जाने के लिए तैयार था। इस बार तो मैंने इसके लिए सुर्ख रंग का जोड़ा खरीदा था, लेकिन ये नहीं पता था कि इस बार जब मैं हॉस्टल से वापस आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरा बात बात पर मलाइका को याद करके मुस्कुराने को जी चाहता। मैंने पेपर्स दिए और इसके बाद मुझे छुट्टियां हो गई। मैंने खुशी खुशी अपना सामान पैक किया और इस बार मुझे पहले से भी ज्यादा मलाइका से मिलने की खुशी थी। सोचा यकीनन इस बार वो मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगी। मगर जब मैं घर गया, मुझे दरवाजे के बाहर ही रोने की आवाजें आ रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा मेरी माँ ने खोला था। वो बेतहाशा रो रही थी। मुझे देखकर मेरे साथ लग गई और कहने लगी, हम बर्बाद हो गए, हम लोग लुट गए। मैंने कहा, हुआ क्या है अम्मा? वो कहने लगी, अरे तेरी बीवी भाग गई है। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव के नीचे से जमीन खींच ली हो। मैंने कहा, अम्मा आप होश में तो हैं? भला वो कहाँ जा सकती है? अम्मा कहने लगी, मुझे क्या पता कौन से आशिक पाल रखे थे इसने। मैं कहती थी ना आजादी ना दे, लेकिन तू इसे मैगी छोड़ाया। 1 हफ्ते बाद तुम्हारा बाप इसे वापस लेकर आया था। तब से ही इसके तेवर मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। हर वक्त छत पर ही चढ़ी रहती थी। जब मैं पूछती तो कहती, कपड़े रस्सी पर डाल रही हूँ। मैंने कहा, अम्मा इसकी उम्र तो देखे, वो भला क्यों भागने लगी और आखिर कहाँ जाएगी? अम्मा कहने लगी, वो बहुत तेज लड़की थी। इतनी सी उम्र में ही इसने तो हमें जिल्लत और रुसवा करके रख दिया है। ये सब सुनकर मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म से जान निकाल ली हो। मैं अंदर आया तो मेरी बहन भाई चुपचाप गर्दन लटकाए बैठे थे। मेरे वालिद भी अपना सर पकड़े बैठे थे। अम्मा कहने लगी, परसों रात से वो गायब है। मैंने कहा, आपने मुझे बताने की जरूरत क्यों नहीं समझी? अम्मा कहने लगी, तुम्हें इतनी दूर क्या बताते, हमारी तो इज्जत का जनाजा निकल गया है।
मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो तो मुझसे भी खौफ खाती थी। फिर जब मैं गया था वो बहुत खुश थी। मैंने तो हमेशा इसे घर के कामों में उलझा हुआ देखा था। बस मैं वही चारपाई पर ढह गया था। मुझे अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी अम्मा रोए जा रही थी। कुछ देर बाद मोहल्ले की कुछ औरतें हमारे घर आ गई और मलाइका को बुरा भला कहने लगी कि इतनी कम उम्र में इसने इतना बड़ा काम कर दिया। हम तो इस लड़की को बड़ा सीधा साधा और नेक समझते थे। वो तो सर से दुपट्टा नहीं उतारती थी। अब देखो तो कैसे घटिया निकली है। मगर मेरा दिल इस बात पर आमदा ही नहीं था कि वो घर से भाग सकती है। वो तो ऐसी नहीं थी। मेरा इसके हाथ पकड़ने पर वो बदहवास होने लगती थी। मेरी माँ से पूछे बिना वो अपने कमरे में भी नहीं जाती थी। फिर यूं घर से कैसे भाग सकती थी। मैं सोचने लगा कि ये सच नहीं हो सकता। मैं इस बारे में अपना इतना बुरा नहीं सोच पा रहा था कि वो इतना बड़ा कदम भी उठाएगी। मेरी आंखों के सामने अभी इसका कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था कि जब मैंने आखिरी बार इसे देखा था। कुछ ही देर बाद चच्ची भी आ गई और रोने पीने लगी। मेरी अम्मा चच्ची से कहने लगी, तुम्हारी बेटी ने तो हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है, अब तुम क्यों करने आ गई हो। चच्ची रोते हुए कहने लगी, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरी बच्ची इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकती। वो तो पानी तक आपसे पूछ कर पीती थी। मगर मेरी अम्मा आगे से कहने लगी, ये बस दिखावे की बातें थी। इतनी लंबी जबान थी तुम्हारी बेटी की। वो तो मैं ही थी कि सब बर्दाश्त कर लेती थी। इसे अपना समझकर कभी इसके ऐब पर भी नजर ही नहीं डाली। मुझ पर तो वैसे कोई कयामत टूट गई थी। ये कोई छोटी बात तो नहीं थी। घर में जो भी आता 100 बातें करके चला जाता। मेरी चच्ची धो धोकर वापस अपने घर चली गई। मलाइका को गायब हुए 4 दिन गुजर गई और ये 4 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। मैं किसी की बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। 5वें रोज सुबह हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो सुबह के 4 बजे का टाइम था। सब सो रहे थे, बस मैं ही जाग रहा था और सहन में रखी चारपाई पर ही लेटा था। दस्तक बड़ी आहिस्ता से हुई थी। मैंने उठकर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मलाइका खड़ी थी। इसने काले रंग की चादर चेहरे पे लपेट रखी थी। इसे देखते ही जैसे मुझे यकीन आ रहा था कि वो मेरे सामने है। मैंने फौरन सवाल किया, कहाँ थी तुम इतने दिनों से। मेरे ये पूछने पर वो डगमगाते कदमों से अंदर आई और फिर वही गिरकर हो गई। मैं मलाइका मलाइका कहकर इसे जगाने लगा। मेरी बुलंद आवाज सुनकर मेरी वालिदा, वालिद और बहन भाई भी बाहर आ गई। मलाइका को यूं बेहोश देखकर पहले तो सब हैरान हुए। फिर मेरी अम्मा कहने लगी, आ गई है तो मुंह काला करके। मैंने अपनी बहन से कहा कि ठंडा पानी लेकर आओ। वो जैसे ही पानी लेकर आई, मैंने ठंडे पानी के छींटे इसके मुंह पर मारने शुरू किए, लेकिन वो बेसुध लेटी रही। मैंने इसे अपनी गोद में भरा और अपने कमरे में जाकर लिटा दिया। मेरी अम्मा गुस्से से कहने लगी, जब ये होश में आए तो तलाक देकर इसे घर से निकाल देना। ऐसी लड़की को मैं अपने घर पर नहीं रखूंगी। मैंने कहा, अम्मा पहले आप इसे होश में आने तो मैं इसे पूछूंगा कि इसके साथ क्या हुआ था। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मा कहने लगी, पूछना क्या है, अरे तुम अंधे हो। ये अपने आशिक के साथ मुंह काला करवा कर आई है। मैं तो ये सोच रही थी कि इसकी यहाँ पर दोबारा आने की हिम्मत कैसे हुई। मेरे माँ बाप गुस्से में थे और मेरे वालिद भी कहने लगे कि हम इस लड़की को अपने घर में नहीं रखेंगे। मैंने इनसे कहा कि जब तक मैं मलाइका से असल हकीकत न जान लूं, मैं तब तक कुछ भी नहीं करूंगा। मेरी अम्मा कहने लगी, अरे तुझ पर कौन सा भूत सवार है इस लड़की का। अरे कोई शादीशुदा लड़की ही हो, बच्चों की माँ क्यों ना हो, इसे लोग कबूल कर लेते हैं। मगर जो औरत ऐसी बदकिरदारी करे तो मर्द तो कबूल नहीं करता। इसकी झूठी कहानी सुनकर इस पर भरोसा करेगा। मैंने कहा, बात तो इससे करनी पड़ेगी। यह कोई गाय बैल या बकरी नहीं है, बल्कि मेरी बीवी है। इस बात पर माँ गुस्से से मुझे बुरा भला कहने लगी, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपने कमरे में चला आया। मेरी माँ बाहर से चिल्ला चिल्ला कर शोर मचा रही थी, बदबख्त इसके कमरे में क्या करने गया है। अरे वो तो तेरे काबिल ही नहीं रही। क्या करने गया है, अरे वो तो तेरे काबिल ही नहीं रही। मैं मलाइका के पास आ गया। जब मैंने इसके चेहरे की जानिब देखा तो इसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी। मैं इसके पास बैठ गया। आंखों के गिर्द हल्के घेरे पड़ चुके थे।
चेहरे की रौनक बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मैंने इसके बाल सहलाने शुरू किए, धीरे धीरे से कहा कि बाल सहलाने शुरू किए, धीरे धीरे से कहा। मैंने देखा इसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। वो होश में नहीं थी, लेकिन मेरा हाथ पीछे झटक दिया। कहने लगी, मेरे पास मत आना, खुदा के लिए मेरे पास मत आना। वो डर रही थी, खौफ खा रही थी। एकदम से जैसे इसकी आंख खुली, इसने पहले तो कमरे को देखा, फिर मेरी तरफ देखा और एकदम से उठकर बैठ गई। कहने लगी, उमर मुझे बचा लो, और फिर से रोने लगी। मैंने कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो किसी गहरी सोच में खो गई थी। फिर खौफ के मारे नहीं, मैं सर हिलाने लगी। कहने लगी, नहीं नहीं कुछ नहीं। ये कहकर दोबारा से बेड पर लेटकर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है। वो कहने लगी, कुछ नहीं हुआ। ये कहकर वो फिर से सोने की एक्टिंग करने लगी। मैंने कहा, मुझे बताओ तो सही, तुम कहाँ गई थी। वो चुप हो गई, फिर कहने लगी, मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर बता भी दूं तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे बताओ, जो अम्मा कह रही है क्या वो सच है। वो कहने लगी, मुझे सोने दो, मैं सोना चाहती हूँ। ये कहकर इसने अपने आंखें बंद कर ली। इसकी बंद आंखों से भी आंसू निकलकर तकिए में गिरने लगे थे। मैंने अपने हाथ से इसके आंसू साफ किए, फिर मैंने कहा, सो जाओ। कुछ ही देर में वो सो चुकी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे कैसे नींद आ सकती थी। मैं तो इसके लिए मेहरून रंग का खूबसूरत सा लिबास लेकर आया था, चूड़ियां लेकर आया था, और इस बार तो इसके लिए मेकअप भी लेकर आया था। बहुत कुछ सोच कर आया था कि आते ही अब्बू से कहूंगा मेरी रुखसती करवा दे, क्योंकि मैं बीए कर चुका हूँ और कोई नौकरी भी कर लूंगा, और साथ ही साथ तालीम का सिलसिला भी जारी रखूंगा। लेकिन ये नहीं जानता था कि यहाँ आते ही मेरे सर पर कयामत टूट पड़ेगी। मलाइका को वही सोता छोड़कर कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर अपनी चारपाई पर लेट गया, आसमान की तरफ देखने लगा। अचानक मेरी आंख लग गई, और सुबह जब मैं उठा तो शोर की आवाज से उठा था। मेरी माँ मलाइका का बाजू पकड़े इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल रही थी। मैं उठकर बैठ गया। मैंने कहा, अम्मा ये क्या कर रही हो। मैंने अम्मा के हाथ से इसका बाजू छुड़वाया। वो मेरे बिल्कुल पीछे छुप कर रोने लगी। अम्मा कहने लगी, ये यहाँ नहीं रह सकती, इसको घर से बाहर निकालो। मैं इस बदनामी की पोटली को अपने घर पर नहीं रखूंगी। मैंने कहा, अभी तक इसने मुझे सच नहीं बताया। मुझे पहले इसे सच जानना है और फिर ही कोई फैसला करूंगा। मेरी माँ कहने लगी, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। लेकिन हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ। हरे 4 दिन के बाद ये घर आई है, अपने आशिक के साथ मुंह काला करवाकर। शोर की आवाज सुनकर मोहल्ले की औरतें भी हमारे घर के अंदर आ गई थी। मलाइका को लेकर सबकी नजरों में अजीब तरह के सवाल थे। मैंने कहा, मलाइका बताओ, तुम कहाँ गई थी। क्या तुम किसी और से मोहब्बत करती थी, किसी और के साथ भाग कर गई थी। वो बिल्कुल गुमसुम खड़ी थी। मेरे बार बार पूछने पर भी वो कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, और इसकी ये चुप मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैंने कहा, मलाइका मैं पूछ रहा हूँ कुछ तुमसे, बताओ मुझे, क्यों कुछ बोल नहीं रही हो तुम। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे घर से मत निकालो, मुझे कोई कबूल नहीं करेगा। मेरी माँ कहने लगी, अरे तू रखने के काबिल भी नहीं। जब गलियों में धक्के खाएगी तो मुझे पता चलेगा कि तुमने क्या गुनाह किया है। लोग मुझे पत्थर मारेंगे, लोग तुझे पत्थर मारेंगे, तो तुझे पता चलेगा कि जो गुनाह तूने किया है वो इतना छोटा नहीं है, वो कितना बड़ा गुनाह है। चल निकल यहाँ से, इससे पहले कि मेरी माँ फिर से इसे घर से निकाल दे। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा था। इसके चेहरे की तरफ देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने इसकी जबान पर चुप लगा दी हो। इसकी आंखों में बहुत कुछ था, कुछ बहुत दर्दनाक दास्तान थी जो वो सबसे छुपा रही थी। मेरी अम्मा कहने लगी, देख बेटे, इसको तो अब गांव वाले यहाँ नहीं रहने देंगे। अगर तू इसका साथ देगा तो याद रख, इसके साथ साथ तुझे भी गांव वाले गांव से निकाल देंगे। मैंने कहा, मगर कोई भी फैसला करने से पहले इसे पूछ तो लेना चाहिए। मेरी अम्मा कहने लगी, अरे पूछना क्या है इससे, ये तुझसे माफी मांग रही है, इसका मतलब यही है कि ये गुनाह करके आई है। मैंने कहा, अम्मा आप सबके सामने तो वो यही कहेगी। अभी मेरी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि इसी वक्त गांव के चौधरी और सरपंच भी हमारे घर पहुंच गए थे। रफ्ता रफ्ता और लोग इकट्ठे होते गए। आधा गांव हमारे घर के सहन में बैठा था, मलाइका की जिंदगी और किस्मत का फैसला करने के लिए।
सरपंच कहने लगा, हम ऐसी बदकिरदार लड़की को अपने गांव में नहीं रखेंगे। वो मेरे वालिद से कहने लगे, अपने बेटे को बोलो कि इसे तलाक दे दे, फिर नाम इसका मुंह काला करके इसे गांव से हमेशा के लिए निकाल देंगे। मैं चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। मलाइका ये कोने में खड़ी रो रही थी। इससे किसी ने भी कुछ न पूछा। मेरी माँ सरपंच से कहने लगी कि रात को 12 बजे के बाद गायब हो गई थी और आज 4 दिन के बाद आई है। हमने दाई को इसे चेकअप भी करवाया है। ये कमबख्त गुनाह करके आई है। फिर चौधरी साहब ने ये बात सुनकर अपना फैसला सुना दिया। मैंने आगे बढ़कर चौधरी साहब से कहा कि ये कैसे हंदेर निगरी अदालत है। मुजरिम से एक बार पूछा जाता है कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। आपने इससे कुछ भी नहीं पूछा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, ओ मियाँ, ठंडे होकर बैठो, बड़े ही बेगैरत हो तो तुम्हें तो इसी वक्त अपनी बीवी के मुंह पर थूक देना चाहिए था, और तू है कि इसकी तरफदारी कर रहा है। मैंने कहा, एक बार इससे पूछो कि इसके साथ हुआ क्या था। चौधरी साहब कहने लगे, ऐसा नहीं होता, कभी चोर ने भी ये कहा है कि वो चोर है। तुम अब इस लड़की को फौरन तलाक दो। मैंने कहा, मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। मेरी बात सुनकर सब हैरान थे। सबने जैसे अपने मुंह में उंगलियां मुंह में दबा ली हो। चौधरी साहब कहने लगे, जानता है ना कि अगर तू इसे तलाक नहीं देगा तो तुम्हें भी गांव से निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये सुनकर सबसे ज्यादा हैरत मेरी माँ को हुई थी। मलाइका भी टुकुर टुकुर मुझे देख रही थी, जैसे इसे अपने कानों पर यकीन ना रहा हो। सबके सामने मैंने मलाइका का हाथ पकड़ा और इसे लेकर अपने घर से बाहर निकल गया। मेरी अम्मा हक्का बक्का मुझे देखती रह गई। वो कहने लगी, बेटा ऐसा मत करो, तू ऐसी लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर जाएगा। मैंने इन्हें कोई जवाब ना दिया। मलाइका भी ये सब देखकर तड़प कर कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। आखिर क्यों तुम मेरी खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मैंने इसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और इसका हाथ पकड़े गांव से निकल आया। मैं इसे बस तक ले आया। कुछ पैसे मेरी जेब में थे। मैंने शहर की 2 टिकटें ली और इसे अपने साथ बस में बिठाकर शहर की तरफ रवाना हो गया। कुछ भी तो नहीं था मेरे पास, कुछ भी तो नहीं था मेरे पास, ना ही कोई नौकरी जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ। इस दौर में 14 जमात भी पढ़ लेना भी बहुत बड़ी बात थी। अभी नतीजा भी नहीं आया था। शहर पहुंचते ही मैंने अपने एक दोस्त से राबिता किया कि जो शहर में ही रहता था। मैंने कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और एक किराए का मकान मिल जाए। वो कहने लगा कि ठीक है। इसने मुझे पैसे भी दिए और छोटे से घर का इंतजाम भी करवा दिया, जहां सहूलत के नाम पर कुछ भी नहीं था। मेरे इस दोस्त ने मुझे चंद बिस्तर भी लाकर दे दिए। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि अभी मुझे रिजल्ट से पहले कोई नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने को तैयार हूँ। तुम किसी फैमिली से मेरे बारे में बात कर दो। वो कहने लगा, मैं चंद ऐसे घरानों को जानता हूँ जो कि अपने बच्चों को घर में ही ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं और फीस भी माकूल दे सकेंगे। यूं इसने मेरे लिए इंतजाम भी करवा दिया। अब मैं इस काम पर लग चुका था। मलाइका भी चुप चुप रहती थी। सहन में ही एक तरफ इसने मिट्टी से एक छोटा सा चूल्हा बना लिया था। वहां लड़कियां जमा करके खाना बना लेती। चंद दिन गुजर गए। ना तो मैंने मलाइका से कभी बात नहीं की और ना ही इसने मुझ पर कोई हक जताया। अब पहले जैसी बात नहीं रही थी। इस वक्त मैं 20 साल का हुआ हूँगा। इस कम उम्र में भी मैंने इसमें बहुत ज्यादा तब्दीलियां देखी थी। वो अपनी उम्र से काफी बड़ी और समझदार हो गई थी, लेकिन इसके साथ साथ वो निहायत खौफजदा सी रहती। किसी में अब इसके खौफ से परेशान होने लगा था। जब मैं घर आता था तो वो मुझसे भी कुछ घबराई घबराई रहती थी, इसलिए एक दूसरे से ज्यादातर दूर दूर ही रहते थे। लेकिन मुझे इसके बारे में जानना भी जरूरी था। लेकिन मैं इसे कुछ वक्त दे रहा था ताकि वो कुछ नॉर्मल हो जाए। और फिर एक रोज जब वो बर्तन धोकर आई थी तो मैंने इससे कहा कि मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है, मगर ये सुनते ही वो बहुत डर गई। मैंने कहा, देखो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मैंने अपनी माँ और गांव वालों की बातों पर कभी एतबार नहीं किया, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है और मुझे पता है कि तुम बुरी नहीं हो। लेकिन ये सच जानना भी मेरा हक है। मुझे बताओ कि क्या हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा करती हुई कहने लगी, सच बहुत कड़वा है और तुम इसे सुन नहीं पाओगे, ना ही मुझ पर एतबार करोगे।
मैंने कहा, जब तुम्हारी खातिर इतना बड़ा कदम उठा सकता हूँ तो क्या एतबार नहीं करूँगा। वो रोने लगी और कहने लगी, जब से मैं तुम्हारे घर रुखसत होकर आई थी, तुम्हारी अम्मा के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। मुझे बात बात पर डांटती भी कहती थी कि मेरे बेटे से दूर रहो। मैं हर वक्त की डांट से तंग आ चुकी थी। एक बार मैंने भी कह दिया कि उमर आएगा तो मैं भी इससे साफ कह दूंगी कि ताई अम्मा मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती। ये सुनकर ताई अम्मा मुझे और भी बुरा भला कहने लगी। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैंने रोते हुए भी यही कहा कि मैं उमर को सब बता दूंगी। एक बार एक पड़ोसन आई और ताई अम्मा से कहने लगी, मेरी बहू यूं ही जबान चलाती थी। मैं पीर बाबा के आसाने पर गई तो उन्होंने ऐसा तावीज दिया कि मेरी बहू मेरे आगे जबान चलाना तो दूर की बात, अब आगे से सर भी नहीं उठा सकती। ताई अम्मा मुझे कहने लगी कि पीर साहब के आसाने पर जाना है। मैंने इनकार कर दिया तो वो कहने लगी कि अगर तू सीधी तरह मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुझे घसीटते हुए ले जाऊंगी। इनके गुस्से को देखकर मैं वहां चली गई। मेरा वैसे भी इन बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि क्या करवा लेगी मुझ पर। खैर मैं जब वहां चली गई, जब इस पीर ने मुझे देखा तो देखता ही रह गया, जैसे ना जाने मेरे चेहरे पर क्या देख लिया हो। ताई अम्मा को कहने लगा कि तेरी बहू तेरे लिए बदकिस्मत है कि तेरे बेटे को तुझसे छीन लेगी। इस लड़की का हुस्न तो इस कम उम्र में इसके होश उड़ा रहा है। जब ये कुछ और बड़ी हो गई तो तेरा बेटा इसका ही होकर रह जाएगा। ताई अम्मा इसकी बात सुनकर बेहद परेशान हो गई। वो पीर बाबा से कहने लगी, इसका कोई हल भी बता दीजिए मुझे, फिर क्या करना चाहिए। वो पीर ताई अम्मा से कहने लगा, हल है मेरे पास और बहुत अच्छा हल है। ऐसा कर तू इसे 3-4 दिन के लिए मेरे पास छोड़ जा। मैं इसका ऐसा मुंह बंद कर दूंगा कि ये कभी जिंदगी में मुंह नहीं खोल पाएगी, और फिर तो इस पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर इसे घर से निकाल देना, क्योंकि इस लड़की के काले साए तेरा घर बर्बाद कर देंगे और तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैं इस पीर की बातें सुनकर रोने लगी और कहने लगी, ताई अम्मा मैं आज के बाद आपके सामने जबान नहीं चलाऊंगी, लेकिन मुझे किसी पीर के आस्थाने में नहीं रहना। खैर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और वो मुझे वापस लेकर आ गई। मैंने शुक्र अदा किया कि इनको मुझ पर रहम आ गया है। लेकिन फिर इसी रात 12 बजे जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, उन्होंने मुझे आकर उठाया और कहने लगी, मेरे साथ चल। मैंने हैरत से इन्हें देखा और कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। ये सुनते ही उन्होंने मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया और मेरे दोनों हाथ पीछे ले जाकर बांध दिए। वो मुझे पीर बाबा के आसने ले आई और फिर मुझे वही छोड़कर घर आ गई। ये कहने के बाद वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। कहने लगी, मैं आगे अब और कुछ नहीं बता सकती कि इस पीर ने मेरे साथ क्या किया, लेकिन इसने मुझसे कहा था कि अगर तूने मेरा नाम लिया तो मैं अपने जिन्नात के जरिए तुझे मरवा दूंगा। फिर वो बुरी तरह रोते हुए कहने लगी कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, क्या वो दरिंदगी दिखाई। इस पीर ने मुझे वो मुसलसल रोए जा रही थी और मैं इसकी बातें सुनकर सख्ते में आ गया। फिर मैंने इसे अपने साथ लगा लिया, लेकिन वो फौरन ही घबरा कर पीछे हट गई। फिर कहने लगी, मुझे मर्द जात से डर लगता है, मुझे इनसे खौफ आता है। जो कुछ इसने मुझे बताया, मुझे इसे जानकर बहुत अफसोस हो रहा था और मेरा अपनी माँ की अकल पर मातम करने की जी चाह रहा था। पता नहीं वो बहू को अपने क्यों बनाकर रखना चाहती थी, यहाँ तक कि इसकी जबान बंदी की खातिर इसे किसी आस्थाने पर छोड़ आई। मेरे पास इसको दिलासे देने के लिए कोई अल्फाज मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं कमरे से बाहर आ गया और छोटे से सहन में बिस्तर और चारपाई बिछाकर लेट गया। मलाइका की सुसक्कियों की आवाजें कमरे से बाहर तक आ रही थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इसके करीब जाकर इसे मजीद अजियत दूं। चंद माह बाद इसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। एक रोज जब मैं शाम को घर लौटा तो वो चारपाई पर बेसुध पड़ी हुई थी। मैंने इसे पुकारा तो इसने आंखें खोली, फिर इसे उठाने जा रहा था। मैंने इसे सहारा देकर बिठाया और फिर पानी दिया और वो कहने लगी कि मेरा जी बहुत मतला रहा है। मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर गया, मगर जो खबर डॉक्टर ने मुझे सुनाई वो मेरे लिए सुनना बहुत मुश्किल था। वो कहने लगी कि ये हामिला है। ये सुनकर मैं इसी जगह खड़ा रह गया। जबकि मलाइका रोने लगी, वो लेडी डॉक्टर मुझसे कहने लगी, इसका शौहर कहाँ है? क्या इसका शौहर या कोई बड़ा इसके साथ आया है? और आप इनके क्या लगते हैं? मैंने कहा, मैं ही इसका शौहर हूँ। इस पर इस लेडी डॉक्टर ने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा
और फिर कहने लगी, अरे तुम खुद भी इतने छोटे से हो और अपनी बीवी को देखो, वो भी इतनी कम उम्र है। मुझे तो समझ नहीं आती कि माँ बाप को बच्चों की इतनी कम उम्र में शादी करने का क्या शौक चढ़ा होता है। देखो तुम्हारी बीवी बहुत कमजोर है, ऊपर से इसकी ऐसी हालत है, इसलिए तुम इसका बहुत ख्याल रखना। मैंने इसे बस इतना कहा कि मैं यह बच्चा नहीं चाहता। वो कहने लगी, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब तो और भी ज्यादा पेचीदगियां हो सकती हैं। ये पहले ही बहुत कमजोर है, आगे से तुम ये कह रहे हो कि ऑपरेशन करवाना है। देखो तुम्हारी बीवी इस चीज की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, इसे इसकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर मैं खुद भी परेशान हो गया था, लेकिन मलाइका के आंसू नहीं थम रहे थे। मैं दवाइयां वगैरह लेकर घर आ गया। घर आकर मलाइका मेरे पास आई, कहने लगी, मुझे अपने आप से घिन आने लगी है, मैं इतनी बड़ी अजियत नहीं सह सकती। मैंने फिर भी इसे हौसला दिया। इस वक्त मैंने इसे कैसे संभाला ये मैं ही जानता था। एक तकलीफ से मैं भी गुजर रहा था, मगर मैं इसे छुपाए हुए था। किसी मर्द के लिए भी ये बात आसान नहीं होती कि इसकी बीवी किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हो, लेकिन मैं कमजोर नहीं था। पूरा अरसा मैंने इसे संभाला और इसे यह महसूस ना होने दिया कि वो कोई मुजरिम है। इस दौरान मैंने प्राइवेट तालीम का सिलसिला भी जारी रखा, साथ ट्यूशन भी पढ़ाता रहा। मैं हंसने हंसाने वाला इंसान अब एक संजीदा इंसान बन के रह गया था। वक्त मुकर्ररा पर मलाइका ने एक बेटे को जन्म दिया। जब नर्स ने बेटे को इसकी गोद में डालना चाहा तो इसने बच्चे की तरफ देखा तक नहीं था, वो बस रोई जा रही थी। फिर मुझसे कहने लगी कि इसे किसी बे औलाद जोड़े को दे दो, मैं इसे नहीं संभाल सकती, ये मेरी आंखों के सामने रहेगा तो मुझे हमेशा वो बुरा वक्त याद करवाता रहेगा। मेरे लिए भी इसे कबूल करना तो काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस बच्चे का क्या कसूर है जो अभी इस दुनिया में आया है। मैं इसे खुद पालूंगा, इसकी अच्छी तरबियत करूंगा। कसूरवार तो मेरी माँ थी और वो पीर था। वो बच्चा मेरे ही घर पलने लगा। बहुत जल्द मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। वो इस बच्चे से प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैं अपना दिल बहुत बड़ा कर चुका था। इस बच्चे को बिल्कुल अपनी औलाद की तरह ही पाल रहा था। फिर एक रोज मुझे गांव से यह खबर मिली कि मेरी माँ बहुत बीमार है और वो मुझसे मिलना चाहती है। मैं ये सुनते ही मलाइका को लेकर गांव चला गया। मेरी माँ वाकई बहुत बीमार थी। वो चारपाई पर बैठी मेरे सामने हाथ जोड़ रही थी। फिर मुझसे कहने लगी, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, मैंने मलाइका के साथ बहुत बुरा किया, इसलिए देखो अल्लाह ने मुझे कैसी बीमारी लगाकर बिस्तर से लगा दिया है। यह कहकर वो सुसुक्कियां लेकर रोने लगी। फिर मेरी माँ ने अपने जुर्म का इतराफ मेरे सामने कर लिया। गांव वालों को भी अकल आ गई थी कि मलाइका बेकसूर थी। वो जान चुके थे कि जिन पीर पर वो बहुत ज्यादा यकीन रखते थे वो सब लुटेरे भी होते हैं। मैं अपनी माँ को अपने साथ शहर लेकर आया और इसका इलाज करवाया। कुछ ही महीनों में वो ठीक हो गई तो इन्हें गांव छोड़ आया। लेकिन मैं गांव नहीं गया था, बल्कि अपनी रिहाइश शहर में ही रखी। किसी को भी यह नहीं बताया कि वो बच्चा किसका था और किसका नहीं, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी। मलाइका आज भी मेरी बहुत इज्जत करती है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मेरे 2 बच्चे और भी हैं, मगर जैसी मोहब्बत मलाइका अपने दूसरे बच्चों से करती है वो इस बच्चे से नहीं करती। मैं इसे कहता हूँ कि पुरानी बातें भूल जाओ, मगर वो कहती है कि मैं तुम्हारे जैसा ज़रफ नहीं रखती। मैं इसे चाहकर भी प्यार नहीं दे सकती। शायद ये मेरे इख्तियार में ही नहीं है, मगर मेरा बेटा मुझसे बहुत मानूस है। वो माँ से ज्यादा मेरी बात मानता है और मैं इसको हाफिज कुरान बना रहा हूँ। चाहता हूँ कि वो एक नेक मुसलमान बने। एक मुसलमान होने के नाते ये मेरा फर्ज है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैंने इस बच्चे को अपना नाम देकर ठीक किया या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।